तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट का हमारा पार्ट सेकंड, बेसिकली जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है और साथ ही डिस्कस करेंगे किसी देश के पास बेसिकली जो यूनिवर्सल करेंसी है डॉलर, वो कहां से आता है और कहां से जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज के टॉपिक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि हम डिसाइड करेंगे कि एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है। देखिए, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ा था इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत निकालना। तो हमने वहां देखा था कि वहां पर कोई भी प्राइस डिमांड और सप्लाई, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा ही डिसाइड होता है। जहां पर डिमांड सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां पर जो प्राइस चल रहा होता था उसे बोलते थे इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यहां पर पॉइंट क्या है, यहां पर हम प्राइस डिसाइड नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम डिसाइड कर रहे हैं एक्सचेंज रेट। तो यहां पर भी हम डिमांड देखेंगे और सप्लाई देखेंगे, बट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय की, और डिमांड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, मतलब विदेशी करेंसी की। तो बेसिकली अभी इन फॉर्म ऑफ डॉलर देखेंगे क्योंकि यूनिवर्सल करेंसी जो एक्सेप्टेड है वो वहां पर डॉलर आ रही है। तो यहां पर हम आर ले लेंगे और यहां पर क्यू ले लेंगे, ठीक है, ये और ये हमारा ओ हो गया। अब यहां पर डी और एस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डिसाइड हो गया हमारा एक्सचेंज रेट ओ आर। अब आपको इसमें समझना क्या है, इसमें दो केस पढ़ने हैं। पहला, चेंज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, और दूसरी चीज पढ़ेंगे हम चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। देखिए, एक बार डिमांड में परिवर्तन की बात करेंगे और एक बार पूर्ति में परिवर्तन की बात करेंगे। तो आपको पहले जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सब जो डिमांड कर्व होता है वो ऐसे होता है। अगर ये इंक्रीज होता है तो इस तरफ जाता है, D1 बोल देंगे इफ इंक्रीज, और अगर ये डिक्रीज होता है तो ये नीचे की तरफ जाता है। याद रखना, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, इफ इंक्रीज राइट वर्ड, इफ डिक्रीज लेफ्ट वर्ड। ऐसे ही सप्लाई का मैंने आपको बताया था, सप्लाई का कर्व ये होता है SS। अगर ये बढ़ता है तो राइट वर्ड जाएगा S1 और घटेगा, डिक्रीज होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये S2। अब इसी बिहाफ पे हमें बनाने हैं कि अगर मार्केट में डिमांड या सप्लाई चेंज हो जाए डॉलर की तो उसके एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब एक सिंपल सी आप बात समझिए कि इंडिया की हो क्या रहा है, इंडिया की डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है। डॉलर की डिमांड मतलब हम गोल्ड बाहर से खरीद रहे हैं, हम कच्चा तेल बाहर से खरीद रहे हैं, तो हमारे को जितना डॉलर की जरूरत है उतना हम डॉलर कमा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम सप्लाई को कांस्टेंट मानते हैं और ये मान के चलते हैं चेंज किस में हो रहा है, हमारी डिमांड में हो रहा है। अभी ये DD है, ये SS है, और हो क्या गया, हमारी डिमांड चेंज हो गई। तो उसके डिमांड के चेंज होने से उसके इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले समझो कि आप खुद ही सोचो कि हमारी डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, लेकिन हमारे पास डॉलर की सप्लाई उतनी है, मतलब हमारे पास उतना पैसा नहीं है, डॉलर कमा उतना नहीं रहा जितना खर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली एक्सचेंज रेट बढ़ेगा या घटेगा, जनरली सी बात है, तब एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसको हम डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। मैंने बोला अगर डिमांड बढ़ेगी तो ये राइट वर्ड जाएगा, तो अगर हमारी डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो ये इस तरफ शिफ्ट हो गया। अब इस तरफ शिफ्ट होने की वजह से ये इसको ई के बजाय E1 पे कट कर रहा है और एक्सचेंज रेट OR से बढ़कर OR1 हो जाएगा, OR से बढ़कर OR1 हो जाएगा। वहीं पर क्वांटिटी तो बड़ी है, लेकिन अगर डिमांड बजाय बढ़ने की क्या हो जाए, घट जाए, तो घटने के लिए मैंने बोला था नीचे की तरफ बनाएंगे। तो ये आ गया हमारा D2, और ये देखो अब इसको यहां कट कर रहा है, तो यहां से यहां पॉइंट मिला दिया, ये बन गया R2 और ये बन गया Q2। अब देखिए एक्सचेंज रेट क्या हो गया, घट गया। मींस अगर हमारी डिमांड घट जाए ना
तो एक्सचेंज रेट को हम घटा सकते हैं। इसका मतलब क्या, एक सिंपल वे में समझाता हूं आपको। अभी हमारा $1 इज इक्वल टू 70 रुपए चल रहा है लगभग, ठीक है, आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अगर हमारे को इसे घटाना है, हम चाहते हैं कि $1 आ जाए कितने पे, एग्जाम्पल के लिए 50 रुपए, या $1 आ जाए 40 रुपए, जिससे हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, मजबूत होगी। तो हमें करना क्या होगा बेसिकली, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें उन चीजों की डिमांड में कमी लानी है जो हम विदेशों से खरीदते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्यूल की खपत, हमें मतलब कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, गोल्ड को हमें कम करना पड़ेगा, जितनी भी फॉरेनर कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट को हमें कम करना पड़ेगा, बर्थडे पार्टी में आपको कोक पेप्सी को कम करना पड़ेगा, और डेली रूटीन में हम जो फॉरेनर चीजें लाते हैं, कॉलगेट ध्यान रखना, कई सारी ऐसी प्रोडक्ट है डेली रूटीन के जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, ये इंडियन कंपनी नहीं है, ये बाहर की है। जब भी आप कोई शैम्पू यूज करें, जब भी आप कोई कोल्ड ड्रिंक यूज करें, तो उसमें लिखा आता है कि कौन सी कंपनी है। आप देखिए कोक और पेप्सी तो इंडियन नहीं है, तो ये तो फॉरेनर है। आपके साबुन हो गए, आपका शैम्पू हो गया, आपका टूथपेस्ट हो गया, ये सारे मोस्टली प्रोडक्ट हम ज्यादातर यूज होते हैं ना, वो कहाँ के यूज करते हैं, फॉरेनर। तो जब हम फॉरेनर यूज कर रहे हैं तो डिमांड कर रहे तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी डिमांड कम हो, एक्सचेंज रेट घटे, तो हमें इनकी डिमांड में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। चेक करना आज का अपना कॉलगेट बोल रहा हूँ, सॉरी, टूथपेस्ट कि कौन सा है, शैम्पू चेक करना, और साथ ही साथ ये भी बता देना कि तुम्हारा साबुन कौन सा है। साबुन के पीछे बेसिकली क्या होता है, आपको पता है क्या कि कोई इंडियन ब्रांड भी साबुन है कई और शैम्पू है? अगर आपको पता है ना कि इंडियन ब्रांड के शैम्पू कौन कौन से, तो प्लीज एक बार कमेंट में लिख देना, मैं भी देखूं, और एक साथ लिस्ट लिखना, मुझे भी पता पड़े कितने लोगों को अकल है कि हाँ पता है कि इंडियन ब्रांड कौन कौन से। चलो, तो ये हो गए डिमांड के ऊपर, मैंने बता दिया आपको। अब क्या होगा अगर चेंज किस में होगा, पूर्ति में होगा, मींस चेंज इन सप्लाई होगा। तो उसका भी डायग्राम मैं आपको यहीं पे बना के दिखा देता हूं। देखो, ये आपका डीडी और एसएस, और ये जहां कट कर रहा है ये पॉइंट, ये आर हो गया, ये ओ हो गया, ये जीरो, ये क्यू, और ये क्वांटिटी, और ये एक्सचेंज रेट। पूरा नाम लिख लेना, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, क्वांटिटी, आर, क्यू। अब हमने डिमांड का तो पढ़ लिया, अब बात करें सप्लाई की। तो देखो, अगर सप्लाई बढ़ेगी, आप सोचो हम डॉलर ज्यादा कमाने लग जाएं, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, जो विदेशों में हमारे लोग रह रहे हैं वो ज्यादा पैसे भेज रहे हैं, तो इस केस में होगा क्या, हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ने से S1 इधर हो जाएगा, और जिसकी वजह से डिमांड तो सेम थी, रेट क्या हो गया, क्वांटिटी तो बढ़ी लेकिन एक्सचेंज रेट कम हो गया। अच्छी बात है, क्या है, अच्छी बात है। अगर हम डॉलर ज्यादा कमा पाए और डिमांड उतनी ही रहे तो हमारा एक्सचेंज रेट गिरेगा, ये 70 से लेके नीचे आएगा, 50 भी आएगा, 30 भी आएगा। एट द टाइम ऑफ फ्रीडम आपको बताऊं, ₹1 $1 के बराबर था, लेकिन उसके बाद दिक्कतें ऐसी हुई, हमारी फॉरेन के लिए डिमांड इतनी बढ़ी लेकिन इतनी सप्लाई नहीं कर पाए हम फॉरेन को, कि हमारा ये डॉलर आज 70 रुपए पे पहुंच गया है। आज की डेट 2018 की बात कर रहा हूं, अगर आप वीडियो को बाद में देखेंगे तो ये ज्यादा हो सकता है। चलिए, तो सप्लाई बढ़ाने पर पता पड़ा कि हम अपने रेट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और वहीं अगर हमारे पास सप्लाई कम होने पर ऊपर हो जाता है, ध्यान रखना, तो देखो एक्सचेंज रेट और बढ़ जाएगा भाई, जो कि हमारे लिए बहुत बेकार बात होगी, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गया जब चेंज इन सप्लाई होता है, पूर्ति परिवर्तन होता है, और ये डायग्राम बन गया जब किसमें परिवर्तन होता है, डिमांड में परिवर्तन होता है। अब समझने वाली बात क्या है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब हम अपनी डिमांड और सप्लाई को कैसे चेंज कर सकते हैं, कि वो कौन कौन से कारण जिससे हम डिमांड करते हैं किस चीज की, डॉलर की, और वो कौन कौन सा जिससे हम सप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट दी आपको, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे इसका टॉपिक का मतलब है कि ये वो कॉजेज हैं जिसकी वजह से हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं, और ये वो कॉजेज हैं जिसकी वजह से हम फॉरेन एक्सचेंज को कलेक्ट करते हैं, हमारे पास विदेशी पैसा आता है। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड की। हमने अगर विदेशों से इंटरनेशनल लोन लिया है, बेसिकली फॉरेन कंट्रीज से, तो अगर आपको उसे लोन को चुकाना है, आपको लोन की रिपेमेंट करनी है, तो आपको रुपया नहीं देना होता, इन द फॉर्म ऑफ सेम करेंसी, डॉलर, सेंट, येन, जो भी है उस करेंसी में देना पड़ता है। तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि हमें लोन की पेमेंट करनी है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशों में निवेश करने के लिए कहीं ना कहीं, विदेशों में, इंडिया में नहीं, विदेशों में निवेश करने के लिए हमें कहीं ना कहीं डॉलर की जरूरत होती है, क्योंकि विदेशों में रुपया में इन्वेस्टमेंट नहीं होता,
डॉलर्स में या उस देश की करेंसी में होता है, तो इसलिए भी हमें क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। ये सारी चीजें बता रही है, हमें डॉलर क्यों चाहिए। और बेसिकली हम डॉलर इसलिए बात करते हैं क्योंकि यूनिवर्सल करेंसी मानी जा रही है ट्रांजैक्शन के लिए। इंपोर्ट, विदेशों से सामान खरीदने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए होता है, डॉलर चाहिए होता है। उसके बाद डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड, अगर आप विदेशों से कोई चीज डायरेक्ट खरीद रहे तो भी विदेशों से डायरेक्ट परचेज करने के लिए आपको क्या चाहिए, डॉलर। नेक्स्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन, कई बार हम दूसरे देश को हेल्प करते हैं या डोनेशन देते हैं या ग्रांट्स देते हैं, अगर हम दे रहे हैं तो हमारे को क्या चाहिए, डॉलर चाहिए होगा। आपको एग्जांपल देता हूं कि नेपाल में जब भूकंप आया था तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट मान लो उसकी हेल्प कर रही है, किसकी, नेपाल की, तो उसने कई सारे सामान, कई सारे पैसे भेजे उसको, ठीक है, खर्च करने के लिए। तो ये क्या था, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स या ग्रांट्स एंड डोनेशन में आ गया, दान अनुदान दिया हमने, लेकिन उससे हमारा कहीं ना कहीं जरूरत तो पड़ी, मतलब हमारे पास डॉलर की मांग तो आई। अब यहाँ पे डॉलर की मांग का मतलब ये मत समझ जाना कि आ रहा है, इसका मतलब है हम डॉलर क्यों खर्च कर रहे हैं। अब बात आते हैं डॉलर हम कहाँ से कमाते हैं, ये तो हम कहाँ गवाते हैं, ये कहाँ से कमाते हैं। तो पहला, सबसे पहले हम एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाते हैं। अगर हम अपने देश की चीज़ों को विदेशों को बेचें, अपने देश की चीज़ों को विदेशों को बेचें, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, तो हम पैसे कमा सकते हैं डॉलर या अदर करेंसी। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर विदेशी हमारे देश में निवेश करें। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, क्योंकि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को छोड़कर जो पूरी कंट्रीज हैं उसको यहां पर बोला जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने हिंदी में तो उसे विदेशों ही लिखा है, इंग्लिश में लिखा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेश में से कोई भी जब हमारे देश में निवेश करेगा तो क्या लाएगा, करेंसी लाएगा अपने देश की। क्लियर है। नेक्स्ट, डायरेक्ट परचेस, अगर विदेशी हमारे देश में डायरेक्ट परचेस करें, जैसे वो फ्रॉम था, अगर हम यहां से वहां खरीद रहे हैं तो हमारा जाएगा, लेकिन वो हमारे से खरीद रहे हैं, कौन, वो विदेशी हमारे से खरीद रहे हैं, तो पैसा आएगा। नेक्स्ट, उसके बाद गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स एंड डोनेशन, अगर जैसे हम दूसरे देश को हेल्प कर रहे हैं, अगर कोई देश हमें गिफ्ट देता है, हमें डोनेशन देता है, हमें ग्रांट देता है, तो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी पैसा आएगा बेसिकली। ठीक है। एंड लास्ट, रेमिटेंस बाय द नॉन रेजिडेंट, अच्छा इसमें भी आता है वो, ये इस पॉइंट इसमें भी आएगा। कुछ लोग ज्यादातर, लेकिन क्या होता है, इंडियन लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, कुछ या ज्यादातर इंडियन लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, वो विदेशों में रहकर विदेशी पैसा कमाते हैं, लेकिन यहां पर इंडियन उसको भेजते हैं और यहाँ के उनको परिवार वालों को इंडियन रुपीस मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस देश के पास विदेशी अपने नागरिकों से जो विदेश से पैसा आया उससे उसकी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। और ऐसा होगा अगर कोई विदेशी यहाँ काम कर रहा है, कोई विदेशी यहाँ काम कर रहा है और यहाँ का रुपया उसने कमाया और वो भेजेगा तो हमारे पास से पैसा जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ कारण थे जहां से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है और जहां से फॉरेन एक्सचेंज जाता है। ठीक है। और हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, वो हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ मैंने बताया कि एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर डिमांड में चेंज आए फॉरेन एक्सचेंज की और सप्लाई में चेंज आए। तो वेल आज के टॉपिक में इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। साथ ही आपको आज मुझे ये बताना है कि इंडियन ब्रांड के शैम्पू आपको कौन कौन से पता है। तो अगर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं भी देखता हूं कितने लोगों को क्या क्या पता है। ठीक है। तो मिलता है अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।